जापान की संसद की शक्तियाँ एवं कार्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जापान की संसद की शक्तियाँ और कार्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जापान की संसद को डाइट कहा जाता है और राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के रूप में डाइट को विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। हम इन शक्तियों का अध्ययन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में। तो मूल रूप से जापान की संसद की जो शक्तियाँ हैं वो विधान निर्माण की शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, संविधान के संशोधन की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, डाइट एक सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच है और अन्य शक्तियाँ हैं। तो अगर विधान निर्माण से संबंधित शक्तियां देखें तो संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अंग और एकमात्र विधान निर्माण की संस्था है। इसे नवीन कानूनों के निर्माण और पहले से चले आ रहे कानूनों में संशोधन परिवर्तन की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और ऐसा करने के लिए सम्राट की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार संविधान को सीमाओं में रहते हुए डाइट संपूर्ण देश के लिए किसी विषय पर कोई भी कानून बनाने का सामर्थ्य रखती है। इस संबंध में केवल एक अंतर यह है कि जापान के डाइट की स्थिति ब्रिटिश संसद के समान है। ब्रिटेन में लचीला संविधान होने और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था न होने के कारण ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून के अवैधानिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जापान का संविधान कठोर है और जापान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अतः जापान की संसद द्वारा निर्मित ऐसे किसी भी कानून का जो संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हो, सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में उग्र मतभेद हो, है ना, अगर दोनों सदनों में उग्र मतभेद हो जाए तो इस संबंध में अंतिम अधिकार किसका होगा? प्रतिनिधि सदन का होगा। अच्छा, प्रतिनिधि सदन तो हम जानते ही हैं, जापान में जो निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, उसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं। तो कानून निर्माण के संबंध में प्रक्रिया यह है कि यदि किसी साधारण विधेयक को साधारण कानून निर्माण से संबंधित विषय को प्रतिनिधि सदन पारित कर देता है, यानी जापान का निम्न सदन पारित कर देता है और उच्च सदन, जिसे सभासद सदन भी कहा जाता है, उसे अस्वीकार कर देता है या फिर ऐसा कोई संशोधन कर देता है जो प्रतिनिधि सदन को मान्य न हो, तो सभासद सदन उस विधेयक को 60 दिन की अवधि तक अपने पास पड़े रहने देता है और दोनों सदनों की संयुक्त समिति दोनों सदनों में कोई समझौता कराने का प्रयास करती है। लेकिन यदि समिति को इसमें सफलता प्राप्त न हो और प्रतिनिधि सदन उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसी विधेयक को दोबारा पास कर दे तो वह फिर कानून का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत यदि सभासद सदन किसी विधेयक को पास कर दे और उसे प्रतिनिधि सदन अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? तो ये होगा कि उच्च सदन या सभासद सदन उस पर फिर से विचार नहीं कर सकता है। इस प्रकार साधारण विधेयकों के संबंध में सभासद सदन की शक्तियाँ सीमित हैं और इस संबंध में प्रतिनिधि सदन को निर्णायक स्थिति प्राप्त है। सभासद सदन एक विलंबकारी सदन ही है, उसके द्वारा 60 दिन तक विधेयक को केवल रोके रखा जा सकता है। जहाँ तक कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का सवाल है तो हम देख सकते हैं कि न केवल विधि निर्माण वरन कार्यपालिका के क्षेत्र में भी डाइट को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस संबंध में उसका सर्वप्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डाइट द्वारा निर्देशित व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव डाइट का विशेष अधिकार कहा जा सकता है क्योंकि अन्य संसदीय प्रजातंत्रों में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कैबिनेट के अधिकांश सदस्य डाइट से ही नियुक्त किए जाते हैं और कैबिनेट अपने सभी कार्यों के लिए डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डाइट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछने, उनकी नीतियों का स्पष्टीकरण मांगने और आलोचना करने के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर डाइट को पदत्याग करने के लिए बाध्य कर सकता है। डाइट न केवल एक विधायी और विचारात्मक निकाय वरन अमेरिकी कांग्रेस की सीनेट के समान ही एक शोध संस्था भी है और अनुच्छेद 62 के अनुसार इसे प्रशासनिक शाखा की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। डाइट की कुछ समितियों ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और डाइट शासन के कार्यों की जांच द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ हुई है। इन सबके अतिरिक्त अनुच्छेद 73 के अनुसार कैबिनेट के लिए संधियों पर डाइट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और डाइट संधियों को स्वीकार या अस्वीकार करके वैदेशिक क्षेत्र में अपने प्रभाव का उपयोग कर सकती है। इस प्रकार
जापान की संसद डाइट दिन प्रतिदिन के प्रशासन की निगरानी रखती है और उसे प्रशासन पर अंतरिम नियंत्रण प्राप्त है। जहाँ तक वित्तीय शक्तियों का सवाल है, तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रीय वित्त के प्रशासन की शक्ति डाइट यानी जापान की संसद को ही प्राप्त है। यह डाइट ही निश्चित रूप से महत्वपूर्ण शक्ति है। जापान के मंत्रिमंडल का यह उत्तरदायित्व है कि वो हर साल के लिए जो आय व्यय का तैयार करती है खाका, वो जापान की संसद के समक्ष उसके विचार के लिए और निर्णय के लिए प्रस्तुत करे। डाइट की स्वीकृति के बिना मंत्रिमंडल आय व्यय संबंधी कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्य की रक्षित निधि से व्यय कर सके, किंतु इस प्रकार किए गए व्यय पर डाइट से स्वीकृति लेना आवश्यक है। मान लीजिए मंत्रिमंडल ने राज्य की रक्षित निधि से व्यय कर लिया, लेकिन अंतिम स्वीकृति किससे लेनी होगी? जापान की संसद से, डाइट से। तो आय व्यय के संबंध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि जापान में व्यय की सभी मदें डाइट द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, जबकि इंग्लैंड में ऐसी अनेक मदें होती हैं जिन पर पार्लियामेंट की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा जाता। ऐसे व्यय पर राज्य पर भारित व्यय कहलाते हैं। राज्य पर भारित व्यय की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्राट और उसके परिवार के सभी व्यक्तियों का व्यय डाइट द्वारा नियंत्रित और स्वीकृत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज परिवार की समस्त संपत्ति राज्य से संबद्ध होगी और राज परिवार के सभी व्यय डाइट द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। जापान के संविधान का अनुच्छेद 90 और 91 भी महत्वपूर्ण है, जो कि वित्तीय शक्तियों के बारे में का उल्लेख करता है। जहाँ तक संविधान के संशोधन की शक्ति का सवाल है, तो संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार संविधान के संशोधन के कार्य में भी डाइट की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 या उससे अधिक सदस्यों के मत से डाइट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट निर्वाचन या लोक निर्णय में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए, तो सम्राट उस संशोधन को तुरंत ही संविधान का अभिन्न अंग घोषित कर लेता है। इस प्रकार संविधान में संशोधन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को डाइट में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये संविधान की संशोधन शक्ति देखी। अब हम जापान की डाइट यानी जापान की संसद की न्यायिक शक्तियों को अगर देखें, तो न्याय के क्षेत्र में डाइट को महाभियोग की सुनवाई करने संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग, लापरवाही बरते, भ्रष्टाचार तथा न्यायालय की मर्यादा को हानि पहुंचाए, तो उस आचरण के आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जापान में न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग किन किन कारणों से लगाया जा सकता है, तो उसका उत्तर होगा लापरवाही बरतने पर, भ्रष्टाचार करने पर, न्यायालय की मर्यादा को हानि पहुंचाने के आचरण के आधार पर लगाया जा सकता है। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 64 द्वारा यह निर्धारित प्रक्रिया है कि किसी न्यायाधीश पर आरोप लगाने का काम एक दोषारोपण समिति कहती है। इस दोषारोपण समिति जो है वो क्या करेगी? न्यायाधीश पर आरोप लगाने का काम करेगी। अच्छा, दोषारोपण समिति में कौन कौन होता है? इसमें डाइट के दोनों सदनों यानी कि प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन, दोनों ही सदनों के बराबर की संख्या में सदस्य होते हैं। और आरोपी की जांच कौन करेगा? आरोपी की जांच कौन करेगा? एक महाभियोग न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थापना डाइट द्वारा की जाती है और उसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान समय में महाभियोग न्यायालय में कुल कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य हैं। कोई भी सदस्य एक ही समय में महाभियोग न्यायालय द्वारा दोषारोपण समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि दोषारोपण समिति के सदस्यों का कंपोजिशन क्या है। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूल्यांकन अगर हम करें जापान की संसद का, तो जापान की संसद एक सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच है। डाइट के द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच के रूप में काम किया जाता है। एक विद्वान हुए हैं, उसका नाम है एड्रथ बर्क्स। तो एड्रथ बर्क्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डाइट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय मंच के रूप में काम करना है। इसमें जनता के प्रतिनिधि अपना विचार व्यक्त करते हैं और जनता को शासन तथा विरोधी दल के उद्देश्यों से प्रशिक्षित करते हैं। डाइट के वाद विवाद जापानी जनता की राजनीतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। जापान की संसद या डाइट जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति और उसे दूर करने के साधन के रूप में भी काम करती है। डाइट में लोग जो है याचिका या पिटीशन रख सकते हैं। याचिका पर संबंधित सदन की समिति विचार करती है और यदि समिति उचित समझे तो सदन उस पर विचार करता है। सदन के द्वारा याचिका आवश्यक कार्यवाही हेतु कैबिनेट को भेजी जा सकती है। कैबिनेट इन याचिकाओं पर किए गए कार्य का प्रतिवेदन सदन को देती है।
जापान के संसद के अगर हम अन्य शक्तियों को देखें तो डाइट को कुछ और भी अधिकार प्राप्त हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार डाइट को राज्य शासन के उत्तराधिकार विषय कानून बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। डाइट को निर्वाचन संबंधी भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन करने के अतिरिक्त दोनों सदन कानून द्वारा अपने सदस्यों और उसके निर्वाचकों की योग्यताओं का भी निर्णय करते हैं, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति और आय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अपने सदस्यों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय हर सदन खुद ही करेगा और उपस्थित सदस्यों के 2/3 या से अधिक बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी भी सदस्य को उसके स्थान से वंचित किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही निर्वाचक मंडल और मतदान की पद्धति आदि से संबंध रखने वाले अन्य मामलों का निर्धारण भी कैसे होगा? डाइट के द्वारा निर्मित कानूनों से होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान की संसद या डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और जापान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटिश संसद को प्राप्त है। तो इस तरह से हमने देखा कि जापान की जो डाइट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और डाइट की शक्तियों को भी हमने देखा। डाइट की हमने विधायी शक्तियों को देखा, विधान निर्माण कैसे करती है। इसी तरह से डाइट की हमने वित्तीय शक्तियों को देखा कि किस तरह से डाइट की वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ देखा कि जापान की डाइट की कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन सी, अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 73 में भी इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 6 में भी इसका उल्लेख किया गया है। फिर हमने इसकी वित्तीय शक्तियाँ देखी कि आय व्यय पर डाइट का किस तरह से अनुसमर्थन आवश्यक है। संविधान संशोधन की शक्ति देखी, जापान के संविधान के अनुच्छेद 96 में संशोधन से संबंधित शक्ति है वो देखा। न्यायिक शक्तियाँ देखी, जापान के संविधान के अनुच्छेद 64 में न्यायिक शक्तियों का विवेचन है वो देखा। फिर हमने ये देखा कि जापान की जो डाइट है वो राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और जापान की राजनीतिक व्यवस्था में उसे वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश संसद को प्राप्त है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इससे प्रिपेयर करें। जापान की डाइट की शक्तियों को पूछा जाता है, इस टॉपिक को प्रिपेयर करें और इसमें कोई दिक्कत है तो जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।